एक ट्रक में अंडा लोड करके रमेश लेके जा रहा था। ठीक उसके बगल वाले सीट में उसके पिताजी प्रसाद बैठे हुए थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपने पिताजी को गौर से देखा पिताजी उदास हैं। ये देखकर वो पूछता है, क्या हुआ पिताजी, क्या हो गया, आप इतने सुस्त क्यों बैठे हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर मन शांत नहीं है। वही तो पिताजी, मैं वही पूछ रहा हूँ, आपका मन शांत क्यों नहीं है? हर जगह अंडे देने के बाद भी इतने अंडे हर रोज बच जाते हैं। हाँ पिताजी, वो तो बच जाते हैं, पर उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। इतने अंडे रह गए तो बहू अंडे का धंधा कैसे चलाएगी, उसे नुकसान हो जाएगा। वो सब आपकी बहू संभाल लेगी पिताजी, इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो जो करने को कहेगी वही करना होगा, यही हमारा काम है। क्यों बेटा, तुम और तुम्हारी माँ बहू पे क्यों गुस्सा करते हो? बहू का नाम लेते ही मिर्ची की तरह जल जाते हो, चिल्लाने लगते हो। जब वो गुस्सा करती है तो उसका क्या? जब हम कहते हैं कि ये अंडे का कारोबार की जरूरत नहीं है, ये सर दर्द है, तब सुनती है। वो तो हमारी बात सुनती नहीं। अरे तुम और तुम्हारी माँ एक बात भूल गए हो क्या? मैं और माँ भूल ही गए तो क्या, आप और आपकी बहू है ना हमें याद दिलाने के लिए। बातचीत करते करते वो अनामिका एग सेंटर तक पहुँच जाते हैं। जाके ट्रक रोकते हैं। काउंटर से बैठ के ही अनामिका ने ट्रक को देखते ही वो उठ के खड़ी हो गई। प्रसाद और रमेश ट्रक की चाबी अनामिका के हाथों में थमाकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद भोजन के लिए अनामिका घर जाती है। जाके डाइनिंग टेबल पे बैठती है। शारदा उसे खाना परोस देती है। सासू माँ, पिताजी ने खाना खाया? हाँ बहू। आप भी बैठ जाइए, हम तीनों एक साथ खा लेंगे। उसके कहने पे शारदा भी आके बैठ गई। खाने के दौरान शारदा जब खा रही थी, अनामिका उन्हें देख रही थी। हाँ, शारदा बहुत परेशान थी अपने अंडे का व्यापार को लेकर, जो उनके पति प्रसाद और अनामिका ने मिलकर शुरू किया था, और इन्हीं सारी बातों को लेकर सोच में पड़ी हुई थी। खाना खाने के बाद सास बहू अपने आंगन के फूलों के बगीचे के पास जाकर बैठती है। क्या हुआ माँ जी, आप बिना मन के ही खाना खा रही थी? अंडे का व्यापार जो तुमने शुरू किया था, उसे लेकर पिताजी परेशान है। काफी अंडे बच जाते हैं, ऐसे कैसे व्यापार चलेगा बहू? फिर माँ जी, आपने पिताजी से क्या कहा? कुछ भी कहूँ, तुम और तुम्हारे पिताजी तो सुनते नहीं, इसीलिए मुझे और मेरे बेटे को तुम लोगों पे बड़ा गुस्सा आता है। पहले बताओ, उन अंडों से क्या करोगी तुम? मेरे दिमाग में एक सोच तो है, जब सब होंगे तो मैं वो बताऊंगी। अभी फिलहाल मुझे एक सेंटर जाके उसे खोलना होगा। ठीक है बहू, तुम्हारी मर्जी। शारदा के ऐसे कहने के बाद अनामिका वापस एग सेंटर चली गई। दुकान में जाके वहाँ पे वो बैठ जाती है। जो ग्राहक वहाँ अंडे लेने आ रहे थे, उन्हें अंडे देकर अनामिका उनसे पैसे ले लेती है। इस तरह रात के 9 बज गए। अनामिका दुकान बंद करके अपने घर वापस लौट आती है। सभी लोग मिलके एक साथ खाना खाते हैं। बाहर बिस्तर लगे हुए थे। अनामिका एक बिस्तर पे अकेली बैठी हुई थी और एक दूसरे बिस्तर पे शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों बैठे हुए थे। पिताजी, मैं आप सभी से एक बात जो कहना चाह रही थी। और क्या, वो अंडे का व्यापार जो तुम्हारे नाम पे है वही होगा? हाँ सासू माँ, आप परेशान थी ना कि मैं बचे हुए अंडों के साथ क्या करूँगी। हम अंडा बॉईल करके बेच सकते हैं, अंडे को फ्राई करके बेच सकते हैं माँ जी। हम बेच सकते हैं मतलब? अब मुझे बेचना होगा बहू? हाँ माँ जी, आप नंदनपुर टाउनशिप के पास बेचेंगी, आपका बेटा वृंदावन कॉलोनी के पास, और मैं बस स्टैंड के पास बेचूंगी। फिर बचे हुए अंडों को लेकर परेशानी खत्म। क्या कहती हैं आप? क्या कहा? नंदनपुर टाउनशिप के पास जाके मैं अंडा बॉयल और अंडा फ्राई बेचूंगी? मुझसे नहीं होगा, मैं घर का काम ही करूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो अनामिका? मुझे ड्राइवर बना के रखी हो, अब तुम चाहती हो कि मैं अंडा बॉयल और अंडा फ्राई बेचने वाला बन जाऊं? ये सही नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता। उनकी ऐसी बातें सुनकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है। ये प्रसाद समझ जाते हैं। मैं बेचूंगा बहू, कहाँ और कब बेचना है मुझे बता दो। नहीं नहीं पिताजी, आपको नहीं करना है। वैसे भी सासू माँ कह ही दी है कि वो घर का काम करेगी। आपका बेटा भी ये मान लिया है कि मैंने उसे ड्राइवर बना रखा है। अब मैं एक अच्छा सेंटर देख के वहीं पे बॉइल्ड एग और एग फ्राई बेचा करूंगी। उसकी बातों पर प्रसाद मंजूरी दे देते हैं। थोड़ी देर बातचीत होती है, फिर प्रसाद और शारदा अपने अपने बिस्तर पे सो जाते हैं। दूसरे बिस्तर पे अनामिका और रमेश सो जाते हैं। अगले दिन रमेश जब अंडे का ट्रक लेकर घर आता है,
अनामिका उनमें से कुछ अंडे निकाल के किचन में ले जाकर उन्हें बॉयल करती है और कुछ अंडों से वो एग फ्राई बनाती है। बाकी अंडे वो ट्रक में ही रख देती है और एक अच्छा सेंटर देख के वो बॉइल्ड एग्स और एग फ्राई बेचने लगती है। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म अंडे खाइए और अपना अच्छा स्वास्थ्य पाइए। घर पे हो या ना हो, अब सोचने की जरूरत नहीं। अनामिका यहाँ आपको गर्मा गर्म बना के खिलाएगी। आइए बाबू आइए। हर रोज एक अंडा बीमारी को करेगा डंडा। एक अंडा सिर्फ 10 रुपए में। वो इस तरह कहती है। लोगों को अनामिका के बातों पर भरोसा हो जाता है कि वो बिल्कुल सच कह रही है। इसीलिए उसके दुकान पे लोग बॉयल अंडा खाने के लिए आने लगते हैं। कुछ लोग तो वहाँ से बॉयल अंडे अपने घर पे ले जाते हैं। बैचलर महिलाओं और पुरुषों के लिए एक खुशखबरी। जिन्हें ऑफिस में मेहनत करके घर लौट आने के बाद खाना पकाना बहुत मुश्किल लगता है, उन सभी के लिए यहाँ पेश है गर्मा गर्म अनामिका एग फ्राई। घर के स्वाद वाला अंडा करी कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह वो कहती है। ये सुनकर बैचलर पुरुष और महिलाएं सभी अनामिका के पास एग फ्राई खरीद के ले जाने लगते हैं। इस तरह अनामिका का बॉइल्ड एग और एग फ्राई का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। अनामिका पूरा दिन अपना एग सेंटर खोल के उसे चलाया करती थी। रमेश और प्रसाद ट्रक लेके जगह जगह पर एग डिस्ट्रीब्यूट करते थे और जो अंडे बच जाते थे उसे शाम को अनामिका बॉइल्ड एग और एग फ्राई बना के बेचा करती थी। जो पैसे वो कमाती थी, अब परिवार बहुत अच्छे से चलने लगा। अब जब अनामिका का व्यापार इतना चल गया और इतना पैसा कमाने लगी तो रमेश और शारदा भी अच्छे से बर्ताव करने लगे। इस बात से अनामिका बहुत खुश थी। इस तरह अनामिका के एक व्यापार से वो परिवार एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। सर्दियों का मौसम था। करीबन रात के 11 बज रहे थे और रमेश बहुत ही ध्यान पूर्वक ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी के आगे की सीट में थे प्रसाद, पीछे के सीट में थी शारदा, अनामिका, साथी बच्चे भव्या और हरीश भी थे। सभी सो रहे थे। रास्ते पर ना कोई गाड़ी और ना कोई आ जा रहा था। कार चलाने वालों में से सिर्फ एक रमेश ही अकेले चला रहा था। अजीब है, इस रास्ते पे ना कोई गाड़ी आ रही है ना कोई गाड़ी जा रही है। आधे घंटे हो गए किसी वाहन को क्रॉस नहीं किया। हालांकि मुझे इससे कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे लिए तो उल्टा अच्छी बात है। सड़क चौड़ी भी है और सबसे अच्छी बात है कि मैं तेजी से गाड़ी चला सकता हूँ और जल्दी घर पहुँच सकता हूँ। ये सोचकर रमेश ने अपनी गाड़ी की गति बढ़ा दी। कार इतनी स्पीड से जा रही थी मानो कि वो हवा में चल रही हो। तेज गति से प्रसाद की नींद खुल गई और वो रमेश से कहने लगे, अरे बेटा रमेश, इतनी तेजी से क्यों गाड़ी चला रहे हो? जरा संभल के चलाओ। रोड खाली है पिताजी, मैं आधे घंटे से यही देख रहा हूँ। इस सड़क से ना कोई गाड़ी उस तरफ से आ रही है ना इधर से कोई गाड़ी उधर जा रही है। सड़क इतनी खाली दिखी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी तेज चला लेता हूँ। फिर भी बेटा, हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है पिताजी, आप सो जाइए, मैं धीरे धीरे ही गाड़ी चलाता हूँ। ऐसे में रमेश पिताजी को ना नहीं कह पाया, इसीलिए वो गाड़ी की गति को कम कर लेता है। थोड़ी देर बाद प्रसाद फिर से सो जाते हैं। ये रमेश ने जैसे ही देखा, उसने गाड़ी की स्पीड फिर बढ़ा ली। अब गाड़ी रॉकेट जैसे चलने लगी। गाड़ी चला रहे रमेश को सड़क के उस पार थोड़ी ही दूर एक पेड़ की बड़ी शाखा नीचे गिरी हुई दिखाई दी। ये देखकर उसने अपनी गाड़ी की स्पीड को कम की और उस टहनी के पास आकर अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतर के वो नीचे आया। पेड़ की टहनी के पास आकर देखकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस शाखा को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ पे रखा है, पर इतनी रात को किसने ऐसा किया होगा? सोचते हुए रमेश इधर उधर देखने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा था। अब रमेश को डर लगने लगता है। इतने में रमेश उस टूटी हुई पेड़ के टहनी को पकड़ के खींचने लगा। जैसे ही रमेश ने पेड़ के टहनी को खींचने लगा, वैसे ही दो लुटेरे चाकू लेकर रमेश के सामने आ गया। छुरा दिखा के वो रमेश को पकड़ लेते हैं और गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। वहाँ सो रहे सभी को वो जगाते हैं। गाड़ी के अंदर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। सभी अपने अपने गहने जेवर पैसे उन्हें दे देते हैं, पर भव्या के पास जो सोने का चेन था वो नहीं देती है। ये चेन मेरे नाना नानी ने बहुत प्यार से दिया था, मैं नहीं दूंगी। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं, दे दो। मैं तुम्हारे लिए नया चेन बनवा दूंगी, जल्दी दे दो, हम घर जाएंगे।
मैं नहीं दूंगी। ऐसा कहकर हरीश का हाथ पकड़ के भव्या जंगल की तरफ भाग गई। उनमें से एक चोर बच्चों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भाग के जाने लगता है, पर एक जगह जाके रुक जाता है। उन्हें हरीश और भव्या कहीं नहीं मिलते। बच्चे जंगल में एक पाइप के अंदर छुप गए थे। वो चोर दूसरा चोर जो खड़ा था उसके पास वो लौट आता है। उन्हें लगता है यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए पैसे और सोना लेके वो चले जाते हैं। भव्या, हरीश, बेटा भव्या, तुम लोग कहाँ हो? बच्चे, तुम्हारी माँ कह रही है, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? तुम दोनों कहाँ हो? वो चोर यहाँ से चले गए, तुम लोग वापस आ जाओ। ऐसा कहते हुए रमेश और अनामिका जंगल की तरफ जाने लगते हैं। बच्चे जो पाइप के अंदर छुपे हुए थे रमेश और अनामिका की आवाज सुन लेते हैं। बच्चे भी चाह रहे थे बताना कि वो यहाँ पे छुपे हुए हैं, पर अचानक से वो देखते हैं एक शेर उनकी तरफ चल के आ रहा है, इसीलिए वो दोनों चुप हो जाते हैं। उधर प्रसाद और शारदा हरीश और भव्या का नाम ले लेके उन्हें ढूंढ रहे थे, पर उन दोनों को बच्चे कहीं भी नहीं मिले। तभी अचानक से सभी को बाघ की दहाड़ती आवाज सुनाई दी। उसी के साथ डरते हुए आंखों में आंसू लेकर सभी लोग बच्चों को ढूंढने में लग जाते हैं। बाघ और तेजी से दहाड़ने लगा। दहाड़ने की आवाज सुन के शारदा प्रसाद से कहती है, अजी, शेर दहाड़ रहा है, बच्चों को कुछ होगा तो नहीं? ऐसा मत कहो शारदा, दहाड़ने की आवाज काफी दूर से आ रही है। हमारे बच्चे इस तरफ गए, हो सकता है डर के मारे वो जाके कहीं छुप गए हो। भव्या, हरीश, कहाँ हो बच्चे? इस तरह वो चिल्लाने लगते हैं। उधर रमेश और अनामिका बड़े ही दुखी होकर बच्चों को ढूंढ रहे थे। इधर शेर दहाड़े जा रहा था। अनामिका रोते हुए कहने लगती है, समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ चले गए, पर शेर की दहाड़ने की आवाज आ रही है। अब हमारे गुम हो गए बच्चों को कौन बचाएगा? कुछ कीजिए, मेरे बच्चों को वापस ले आइए। ऐसा कह के वो रो रही थी। बच्चे जंगल से देखते हैं कि सामने से शेर चला गया है। भाई, लग रहा है कि माँ रो रही है। हाँ दीदी, हम गुम हो गए ना, हमारी माँ की रोने की आवाज सुनाई दे रही है, पर लगता है वो हमें देख नहीं पा रहे हैं, हम उन्हें कहीं पे दिख नहीं रहे होंगे। अब हम क्या करें? हमें उन्हें बताना होगा कि हम यहाँ पे अच्छे से सुरक्षित हैं। हाँ, हम कह सकते हैं। फिर भव्या चिल्लाकर कहने लगती है, माँ, पिताजी, तुम लोग मत रो, मैं और भाई यहाँ सुरक्षित हैं। हमें पता नहीं तुम लोग कहाँ पे हो, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सा पाइप दिख रहा है, हम उसी में हैं। अभी अभी एक बड़ा सा बाघ दहाड़ते हुए सामने से गुजरा है। ठीक है बच्चे, पाइप में ही रहना, सावधान रहना, मैं उस पाइप को ढूंढता हूँ, रमेश कहता है। फिर वो अनामिका को लेके गाड़ी के तरफ जाता है। सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठ के शीशा चढ़ा लेते हैं, लेकिन रमेश डरते डरते जिस तरफ से आवाज आ रही थी उसी तरफ आगे बढ़ के जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रमेश को एक सीमेंट का पाइप दिखता है। वहीं पे उसे भव्या और हरीश दिख जाते हैं। तुरंत वो अनामिका को फोन लगा के पूरी बात बताता है। अनामिका, तुम लोग कार से बाहर मत निकलना, जब तक सुबह ना हो वहीं रहो। सूरज निकलते ही मैं बच्चों को लेकर बाहर आऊंगा। वो बड़ा सा शेर हमसे थोड़ी ही दूर में घूम रहा है। ठीक है ठीक है, आप और बच्चे ख्याल रखिएगा, हम गाड़ी में ही हैं। ऐसा कह के अनामिका, शारदा और प्रसाद तीनों गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। पाइप के अंदर रमेश बच्चों को सावधानी से पकड़े रहता है। जैसे ही सूरज निकलता है रमेश बच्चों को लेकर गाड़ी के पास आ जाता है। फिर वो सब गाड़ी में बैठ के अपने घर वापस लौट जाते हैं। ये स्टोरी अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।